नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर, नोएडा से हूँ। आज मैं आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत खंड का शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा के अध्याय प्राकृतिक आपदा का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है, आपदाओं के प्रकार क्या होते हैं। आपदाओं के प्रकार के अंतर्गत हम लोग आज सूखा आपदा के कारण, प्रभाव और निवारण के उपाय पढ़ेंगे। भूस्खलन आपदा क्या होती है, इसके कारण, निवारण के उपाय। आग, वनों में लगने वाली आग लगने के कारण, आग से होने वाली हानियाँ और आग से कैसे बचाव होता है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आपदा क्या होती है? आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज एवं पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपदा एक ऐसी घटना होती है जिससे अपार जन, धन तथा पर्यावरण की हानि होती है। आपदाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदाएं वह आपदाएं होती हैं जिसके अंतर्गत सुनामी, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप आते हैं तथा मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत आग, परमाणु विस्फोट, युद्ध, तेल रिसाव तथा ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित समस्याएं आती हैं या रोड एक्सीडेंट्स जिनको हम कह सकते हैं, वो मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जब प्रकृति में किसी भी प्रकार के असंतुलन की स्थिति होती है तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसके कारण अपार जनधन की हानि होती है और विकास एवं प्रगति के कार्य में बाधा पड़ती है। इसके साथ साथ ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन आपदाओं के पीछे मानव जिम्मेदार नहीं होते हैं बल्कि प्रकृति जिम्मेदार होती है, उनको हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जनधन की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तथा जो नैसर्गिक सौंदर्य होता है वह नष्ट हो जाता है। इस दुनिया के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचता है, प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचता है और अपार जनधन की हानि होती है। ये पर्यावरण के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह होती हैं। इसके साथ ही ये प्राणियों एवं जीव जंतुओं की जान के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी आपदाएं भी होती हैं जो प्राकृतिक तो होती हैं परंतु उनके लिए प्रकृति के साथ साथ कुछ हद तक मानव भी जिम्मेदार होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, मूसलाधार बारिश, बिजली गिरना, सूखा, अकाल, भूकंप, आग, ज्वालामुखी, महामारी, हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बादलों का फटना, तेज आंधी और आपका तूफान है, हीट वेव्स हैं या आंधी है, ओलावृष्टि है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। सूखा आपदा। सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम लोग सूखा आपदा का अध्ययन करेंगे। सूखा आपदा क्या होती है? सूखा आपदा का सीधा संबंध वर्षा से होता है, अर्थात जब किसी क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है तो उस क्षेत्र की जो भूमि होती है उसमें नमी समाप्त हो जाती है और वहाँ पर जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग सूखा कहते हैं। सूखे की स्थिति में कृषि की पैदावार सही प्रकार से नहीं हो पाती है और अगर होती भी है तो वो बहुत कम मात्रा में होती है। प्राकृतिक घास, पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कृषि उत्पादन न होने के वजह से उस क्षेत्र में मनुष्यों के लिए तथा जीव जंतुओं, जानवरों के लिए अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखा आपदा के कारण क्या होते हैं? सूखा आपदा के कारण वर्षा का बिल्कुल ना होना या बहुत कम होना, भूमिगत जल को अनियोजित तरीके से या अनावश्यक रूप से खर्च करना, वनों की अंधाधुंध कटाई करना। चूँकि जो वन होते हैं वो हमारी वर्षा के जल को अपनी जड़ों की सहायता से भूमि में पहुंचाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ भूमि की नमी को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है तो बारिश का जल जो है वो भूमि में नहीं पहुंच पाता है और लंबे समय तक ऐसा होने से उस स्थिति में सूखा पड़ने लगता है। अवैज्ञानिक ढंग से खनन करना, इसका अर्थ है कि हमारी जो नहरें हैं, नदियां हैं, ये अपने साथ कुछ उपयोगी वस्तुओं को बहा कर लाती हैं, जैसे बालू, मोरम, बजरी, ये छोटे छोटे पत्थर, ये प्राकृतिक चीज़ें इनमें पाई जाती हैं।
अगर हम इन पदार्थों को संतुलित मात्रा में नदी से निकालते हैं या नहरों से निकालते हैं तो उसके जल स्तर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यदि हम मात्रा से अधिक इनको निकालते हैं या इनका अत्यधिक दोहन करते हैं तो नदी के जल स्तर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में सूखा की समस्या बढ़ जाती है। नदी के मार्ग परिवर्तन से पुरातन नदीय तटीय क्षेत्र में सूखे की समस्या उत्पन्न होना। नदियों के मार्ग परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो नदी पुराने क्षेत्र से गुजरती है या नदी का जो पूर्व क्षेत्र होता है, यदि उस क्षेत्र में जल की कोई व्यवस्था नहीं है या जल के लिए कोई अन्य साधन नहीं है तो उस क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो जाता है और सूखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मिट्टी की संरचना में परिवर्तन होने से भी संबंधित जल क्षेत्र में सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मिट्टी की संरचना में परिवर्तन होने का अर्थ है कि अत्यधिक अगर हम लोग खादों का प्रयोग करते हैं या जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं या मृदा अपरदन जहाँ पर ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र में मिट्टी की संरचना में अपने आप परिवर्तन हो जाता है और ये भी सूखे के लिए जिम्मेदार होता है। सूखे के प्रभाव क्या होते हैं? सूखा सभी पहलुओं पर, मानव जीवन के सभी पहलुओं पर दुष्प्रभाव डालता है। यह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। फसलें बर्बाद होना, जिससे अन्न की कमी होना, इस स्थिति को अकाल कहा जाता है। चूँकि जो हमारी कृषि व्यवस्था है वह मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर करती है और बारिश का पानी ना होने के कारण कृषि की पैदावार या तो नहीं होगी या होगी तो बहुत कम होगी, जिसकी की पूर्ति सामान्य जन के लिए नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अन्न की कमी हो जाती है और उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। चारे की कमी होने से मवेशियों की मृत्यु होना, अर्थात जब फसल नहीं होगी, चूँकि जो फसलें होती हैं उसके जो भूसा होता है उसी का प्रयोग मवेशियों के लिए और पशुओं के लिए किया जाता है। जो फसलों के ना होने के कारण उस क्षेत्र में चारे की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। कृषि कर्म में उपयोगी पशुओं की मौत से सर्वाधिक छोटे एवं सीमांत किसान प्रभावित होते हैं। यानी जो पशुओं की या मवेशियों की मृत्यु से सबसे जो छोटे किसान होते हैं, जिनका प्रमुख जो रोजगार है वो पशुओं पर निर्भर करता था, वो प्रभावित होते हैं या उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में मांस की, दूध की जो आपूर्ति है वह भी प्रभावित होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि कर्म पर आधारित होती है। यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हैं। यानी जब फसलें उगती हैं तो उससे संबंधित कटाई करना, ढुलाई करना, उसको दूर स्थान पर ले जाकर बेचने, इस तरीके की क्रियाओं से रोजगार उत्पन्न होते हैं और उस क्षेत्र के जो युवा होते हैं इन कार्यों को कर कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। परंतु जब फसलें नहीं होती हैं तो ये सारे रोजगार जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है। रोजगार की जब कमी हो जाने के कारण उस क्षेत्र के जो युवा होते हैं या वयस्क होते हैं वो दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं, जिससे कि जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या असंतुलन की स्थिति का अर्थ है कि जब युवा और वयस्क लोग उस क्षेत्र से पलायन कर जाएंगे तो उस क्षेत्र में मुख्यतः स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग लोग ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। लोगों की क्रय क्षमता कम होना, जबकि महंगाई में तेजी से वृद्धि होना, और इसका प्रभाव संपूर्ण जो हमारी अर्थव्यवस्था है या वाणिज्य व्यवस्था है उस पर पड़ता है। चूँकि रोजगार खत्म हो जाता है और जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए जो धन अर्जन होता है वो उनकी फसलों के ही माध्यम से होता है। इस वजह से लोगों के पास धन की कमी हो जाती है और वो आवश्यक वस्तुओं को भी सही प्रकार से नहीं खरीद पाते हैं। और इसका जो दूसरा पहलू होता है, जो महंगाई होती है उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है और इस असंतुलन के वजह से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कृषि आधारित कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट आने से देश के जो औद्योगिक विकास है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि आधारित जो हमारे उद्योग हैं, जैसे पटसन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, गन्ना उद्योग है, चीनी का उद्योग है, ये सारे हमारे जो हैं वो कृषि आधारित उद्योग हैं। जब हमें फसलें नहीं होती हैं या सूखा पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में उत्पादन नहीं हुआ है, तो कच्चे माल की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, जिससे औद्योगिक विकास की दर में कमी आती है। इसी के साथ सरकार को सूखे से निपटने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे कई क्षेत्रों में छूट देनी पड़ती है, जिसको सब्सिडी हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ आवश्यक वस्तुओं को बाहर से मंगाना पड़ता है तो सरकार को जो आयात शुल्क है वह अधिक देना पड़ता है।
इसके जो दुष्परिणाम होते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय बचत होती है वह प्रगति में खर्च ना होकर सूखे की समस्या से निपटने में व्यय होती है, जिसकी वजह से प्रगति की जो गति होती है या दर होती है वह भी धीमी पड़ जाती है। पानी की कमी के कारण जो लोग होते हैं वह दूषित जल पीने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात जब उस क्षेत्र में पेयजल संकट है तो लोगों को जल पीने के लिए भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग गंदा जल पीते हैं और पेट संबंधी रोग, हेपेटाइटिस, आंत्रशोथ और टाइफाइड जैसे गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से देश को आर्थिक समस्या के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। सूखा आपदा निवारण के क्या उपाय? सूखा आपदा निवारण के लिए हम अगर कुछ छोटे छोटे प्रयास करें तो उससे हम लोग सूखे की समस्या से कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले वर्षा का जल संरक्षण, संवर्धन, नदियों एवं नहरों के जल का समुचित उपयोग आदि माध्यमों से जल प्रबंधन करना, अर्थात सबसे पहले हमें जल के प्रबंधन करने को सोचना चाहिए कि किस प्रकार जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका हम लोग बुद्धिमानी से प्रयोग करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो जल की समस्या है वह उत्पन्न ना हो। वर्षा जल का संरक्षण, इसका अर्थ है कि जो भी बारिश का जल है उसको हमें स्टोर करना चाहिए और उसको सुरक्षित रखना चाहिए। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चलाया जा रहा है वह इसी की वजह से चलाया जा रहा है ताकि हम लोग वर्षा के जल को सुरक्षित रखें और इसे भविष्य में जब बारिश कम हो या ना हो या जब भी पानी की आवश्यकता हो तो इसको घरेलू कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में तथा कृषि संबंधित कार्यों में इस जल का प्रयोग किया जा सके। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित पट्टी का विस्तार किया जाए। हरित पट्टी क्या होती है बच्चों? हरित पट्टी का अर्थ होता है कि नियोजित तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में वृक्षारोपण करना, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में हरियाली आए और वहाँ पर किसी भी प्रकार से सूखे की समस्या ना हो। हरित पट्टी जिस स्थान पर होती है उस भूखंड को बेचा नहीं जा सकता है, ना ही वहाँ पर किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति दी जा सकती है। हरित पट्टी से क्षेत्र में हरियाली की समस्या और सूखे की समस्या को दूर किया जा सकता है। कुएं, पोखर, तालाब जो हमारे पुराने वर्षा जल संरक्षण के साधन थे उनको पुनर्जीवित करना, लोगों को उनके फायदे के बारे में बताना कि इन साधनों का प्रयोग करके आप किस प्रकार से जब आपको जल की आवश्यकता है तो आप कृषि के लिए, पशुओं के लिए और घरेलू कार्यों के लिए इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। नदी जोड़ों परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ एवं सूखा दोनों आपदाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है बच्चों? दो तरीके की नदियां जिसमें एक में बाढ़ आने की संभावनाएं अधिक होती हैं और दूसरी नदी जिसका जल स्तर निरंतर कम रहता है, दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पहले वाली नदी जिसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है उसका जल स्तर बढ़ते ही जहाँ पर जो कम जल स्तर वाली नदी है वहाँ पर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से जो कम जल स्तर वाली नदी का जल स्तर भी उच्च हो जाता है और वह जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उस क्षेत्र के सूखे की समस्या को दूर किया जा सकता है। भूमिगत जल भंडारों की निकासी दर रिचार्ज से ज़्यादा ना हो। इसका अर्थ है कि यदि किसी साल बारिश कम हुई है तो भूमिगत जल का स्तर अपने आप ही कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये आदेश होना चाहिए कि आप भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं और अधिक अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको एक नियोजित तरीके से उस जल का प्रयोग करें। जल संग्रहण व्यवस्था को सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, यानी ये प्रयास सरकार के भी होने चाहिए, साथ ही साथ जो सामान्य जनजीवन है, सामान्य जनता है और जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको भी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। परंपरागत जल संग्रहण जैसे जोहड़, कुंड और कुई, खड़ीन, टाका, बावड़ी, जाबो, डोंग, तालाब, इस तरीके की विधियों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। पुराने समय में मुख्यतः जो राजस्थानी क्षेत्र थे वहाँ पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए वहाँ के स्थानीय निवासी और जल संग्रहण की विधियाँ थीं, उनका प्रयोग करके जल की समस्या को दूर करते थे और इनमें बारिश का जल जो है वह सुरक्षित हो जाता है, जो जब गर्मी आती है या जब बारिश नहीं होती है या जब भी पानी की आवश्यकता होती है इनसे पानी निकालकर प्रयोग कर लिया जाता है। जो भी उपलब्ध जल संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए और दीर्घकालीन प्रयोग के लिए उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, यानी दीर्घकालीन प्रबंधन अति आवश्यक है। हमें केवल वर्तमान में ही जल की समस्या को दूर करने पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित साधन हैं तो हमें दीर्घकालीन
जो उपयोग के लिए भी इनका प्रबंधन करना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह किसी भी प्रकार से जल की समस्या से प्रभावित ना हो। सूखा एवं अकाल प्रबंधन की जो योजना है वह हमें पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए, और यह योजना उन क्षेत्रों में विशेषकर तैयार कर लेनी चाहिए जहां पर नियमित तौर पर सूखे की संभावनाएं होती हैं। यानी हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए और पहले से ही हमें योजना बनाकर रखनी चाहिए। भूमि उपयोग नियोजन प्रणाली का निर्धारण क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। भूमि उपयोग नियोजन प्रणाली क्या होती है? भूमि उपयोग नियोजन प्रणाली का अर्थ होता है कि प्रत्येक जो भूमि होती है उसका एक विशेष उद्देश्य के लिए उसको निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे चारागाह की भूमि, हरित पट्टी की भूमि, पार्क के लिए भूमि। तो इन भूमियों का जो निर्धारण है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की आवश्यकता है वहाँ पर इसका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए, और फिर इस भूमि का प्रयोग दूसरे जो प्रयोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अगर चारागाह की भूमि है तो उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित होना चाहिए। हरित पट्टी की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या भूखंड को बेचने पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तकनीक से जो नए जल स्रोत हैं उनका पता लगाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में जल के स्रोतों की समस्या ना हो। भूस्खलन आपदा, अगली प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन आपदा। भूस्खलन क्या होता है? जब मृदा अथवा चट्टान की एक सहिति अथवा दोनों का मिश्रण खिसकता है, उस प्रक्रिया को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन का अर्थ होता है कि किसी भी धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी या उसका बहाव, ये सारी जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। यह एक भूवैज्ञानिक घटना है। इसमें कई प्रकार की भूस्खलन हो सकते हैं। इसमें छोटी छोटी चट्टानों से लेकर बड़े बड़े चट्टान तथा मिट्टी के मलबे और मिट्टी और चट्टानों के मिलवे मिश्रित होकर भूस्खलन कई प्रकार का हो सकता है। भूस्खलन का जो विस्तार है वह एक छोटे क्षेत्र से सीमित होकर कई किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तृत हो सकता है। यह भूस्खलन की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है कि उसका क्षेत्र सीमित है या वह बहुत अधिक क्षेत्र तक व्याप्त है। भूस्खलन के कारक क्या क्या होते हैं? कई कारण होते हैं जिनके कारण प्रकृति में भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। पहला है भू आकृतिक कारक। भू आकृतिक कारक का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी होती है उसकी अपनी एक संरचना होती है। अगर मिट्टी वहाँ की दरकीली है या जल्दी खिसकने वाली है तो वहाँ पर भूस्खलन होने की संभावनाएं तीव्रता से होती हैं। ढाल, अत्यधिक तीव्र ढाल वाले स्थानों पर जहाँ पर ढाल तीव्र होती है या ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भूस्खलन तीव्रता से होता है। भूमि का उपयोग, किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जा रहा है? जैसे यदि हम लोग जो भूमि का उपयोग है, पथरीली चट्टानें हैं वहाँ पर अगर निर्माण कार्य अधिक हो रहे हैं या हम समतल भूमि कर वहाँ पर कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो भी भूस्खलन की संभावनाएं उस क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। वनस्पति आवरण, जो हमारी पृथ्वी होती है वह प्राकृतिक वनस्पतियों से घिरी हुई है। वह जो पूरी ज़मीन होती है वह प्राकृतिक वनस्पतियों से ढकी हुई होती है, और इन प्राकृतिक वनस्पतियां ये सौंदर्य के साथ साथ जो मिट्टी होती है उसको बांधे रखती हैं। जब किसी भी परिस्थिति की वजह से इन वनस्पतियों को हटा दिया जाता है या उनको उखाड़ दिया जाता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वह ढीली पड़ जाती है या अपनी पकड़ छोड़ देती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी धरातली हलचल की वजह से वहाँ पर भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव क्रियाकलाप, मानव क्रियाकलाप का अर्थ है जैसे सड़क बनाने के लिए चट्टानों को विस्फोटकों से तोड़ना, किसी भी होटल का निर्माण करना पथरीले इलाके में, या गुफाओं का निर्माण करना, जो सुरंगें होती हैं उनका निर्माण करना, या अपने भवन का निर्माण करना और उसमें विस्फोटकों का यूज़ करना, ये सारे क्रियाकलाप भी भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं। असंगठित चट्टानों एवं तीव्र ढालें, जो असंगठित चट्टानें यानी एक चट्टान होती है वह संगठित होती है, सघन होती है, लेकिन जो चट्टानों पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं असंगठित होती हैं उन पर भूस्खलन तीव्रता से होता है। साथ ही तीव्र ढालों वाले जो स्थान होते हैं वहाँ से पत्थर बहकर आने की समस्या अधिक होती है। भारी वर्षा तथा बाढ़ की वजह से जो भूमि होती है वह कट जाती है या भूमि कटाव उस स्थान पर बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी भूस्खलन तीव्रता से होता है। भूकंप, भूकंप की वजह से धरातली हलचल उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जो मिट्टी है वह ढीली पड़ जाती है या उसमें एक दरार उत्पन्न हो जाती है और यह भूस्खलन की संभावना को बढ़ा देता है। भूस्खलन आपदा के निवारण, किस प्रकार से हम भूस्खलन की आपदा से
मुक्ति पा सकते हैं या उसको हम उसके जो रिस्क है उस खतरे को कम कर सकते हैं। जो भी भूस्खलन संभावी क्षेत्र हैं उन पर किसी भी प्रकार के बांध निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए। कृषि कार्य नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों में होने चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का जो कृषि कार्य है वह जहाँ पर घाटी क्षेत्र हैं या कम ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर होने चाहिए, यानी भूमि को समतल करके कृषि के कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो हमारे पथरीले इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं उन पर सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना चाहिए। वनीकरण को बढ़ावा देना अर्थात अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो भूमि को बांधे रखने में सहायक होती हैं। साथ ही साथ वह वर्षा के जल को एकत्रित नहीं होने देती हैं और उसको जमीन के अंदर सोख लेती हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन को कम किया जा सकता है। जल बहाव को कम करने के लिए छोटे छोटे जो बांध होते हैं या जो तटबंध जिन्हें हम कहते हैं उनको निर्माण करना चाहिए, जिसकी वजह से पानी का बहाव तीव्रता से ना हो। भूमि का वैज्ञानिक उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक उपयोग का अर्थ है कि वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक घास को उगाना, साथ ही साथ सीढ़ीनुमा खेती का उपयोग करना। इस प्रकार के छोटे छोटे वैज्ञानिक उपयोगों का प्रयोग करके हम भूस्खलन की समस्या को दूर कर सकते हैं। जल अपवाह नियंत्रण। जल अपवाह नियंत्रण का अर्थ होता है कि जो हमारा जल होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसी ढाल में बहता है जहाँ पर ढाल अधिक होती है, या हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर ढाल होती है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल की जो धारा होती है वह उसी तरफ होती है और यह धारा अत्यधिक तीव्र होती है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है। तो इस धारा की तीव्रता को कम करने के लिए छोटे छोटे तटबंध या जलाशयों का निर्माण करके हम बहाव की तीव्रता को कम कर सकते हैं और बहाव की तीव्रता को कम करके हम भूस्खलन को भी कम कर सकते हैं। आग क्या होती है? आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य प्रकार के रासायनिक प्रतिकारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनका उत्पादन या इनका निर्माण होता है। दहनशील पदार्थ में जो सन्निहित अशुद्धियां होती हैं वह ज्वाला के रंग को प्रभावित करती हैं, यानी जो भी हमारा जलने वाला पदार्थ है उसमें जिस प्रकार की भी अशुद्धि होगी जो आग का रंग होता है वह उसी के अनुसार होता है। सामान्य रूप से आग दाह पैदा करता है। दाह का मतलब होता है गर्मी पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक रूप से पदार्थों को नुकसान पहुंचता है। यानी इस जो आग की गर्मी होती है इसकी वजह से जो हमारे भौतिक पदार्थ होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। आग की रासायनिक क्रिया क्या होती है, यानी आग किस प्रकार से उत्पन्न होती है? दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। यानी कोई भी दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और ऊष्मा, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं तभी आग उत्पन्न होती है। इनमें से कोई भी एक पदार्थ अगर अनुपस्थित होगा, यानी चाहे दहनशील पदार्थ अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या ऊष्मा की अनुपस्थिति हो तो आग नहीं लग सकती है। इनमें से तीनों पदार्थों का एक साथ होना आवश्यक है। अगर एक बार आग जल जाती है तो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती रहती है और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करके बुझाया जा सकता है। यानी आग तब तक जलती रहती है जब तक कि ईंधन और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। अगर इनमें से किसी एक पदार्थ को हम अलग कर देते हैं, चाहे हम ऑक्सीजन को बंद कर दें और चाहे हम ईंधन को हटा दें, तो हम आग पर काबू या नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ आग घरेलू होती हैं, यानी जो बिल्डिंगों में या किसी बाज़ारों में या घरों में लगती हैं, लेकिन दूसरे प्रकार की आग वनों में लगने वाली आग होती है। वनों में लगने वाली आग, या इसको हम लोग दावानल भी कहते हैं, पर्यावरणीय आपदाओं में से वनों में लगने वाली आग अत्यधिक विनाशकारी होती है। विशेषकर ये वनस्पतियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, दवाइयों से संबंधित जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको यह नष्ट करती है या उन पर बुरा प्रभाव डालती है। वनों की आग अत्यधिक विस्तृत होने पर संपूर्ण क्षेत्र की वनस्पति को राख में बदल देती है और वन संपदा जो हमारी होती है उस पर बुरा असर डालती है। वनों की आग यदि सीमित होती है तो इससे कम नुकसान होता है, परंतु यदि यह विकराल रूप धारण कर लेती है तो कभी कभी पूरे क्षेत्र की वनस्पति को और जीव जंतुओं को नष्ट कर देती है।
सामान्यतः वनों की में एक स्थल में लगी आग फैलती जाती है क्योंकि जो लकड़ी और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वह इसमें लगातार वृद्धि करते हैं। वनों की आग तीव्रता से इसलिए फैलती है क्योंकि वहाँ पर ईंधन की पर्याप्तता होती है। जो लकड़ी होती है उसके होने की वजह से इस आग पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन होता है। आग लगने के कारण ज्वलनशील पदार्थ एवं उपकरणों, खासकर विद्युत प्रेस या जो हमारे हीटर होते हैं, ये प्रमुख रूप से आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिजली के उपकरणों को खुला छोड़ देना, प्रेस को खुला छोड़ देना या हीटर को खुला छोड़ देना और उसके ऊपर कोई वस्तु गिर जाना, जैसे हीटर के ऊपर अगर कोई वस्तु गिर गई, कोई कपड़ा गिर गया, उससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रसोई घर में चूल्हे का बर्नर खुला रह जाना या सिलेंडर में किसी भी प्रकार का विस्फोट होना भी आग लगने के लिए जिम्मेदार होता है। विद्युत धारा के प्रवाह में अनियमितता, बिजली की कमजोर वायरिंग अथवा बहुकेंद्रीय एडाप्टर, शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ भी आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी यदि हमारी जो लाइट में फ्लक्चुएशन है, जो हमारी विद्युत धारा है, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी कम आ रही है वोल्टेज, कभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ यदि हम लोगों की जो वायरिंग है, तार हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं और हमने उस पर किसी हैवी वोल्टेज के जो हमारे यंत्र हैं उनको चला दिया है, एसी को, फ्रिज को, तो भी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ यदि हम एक ही जो हमारा सॉकेट होता है उसमें जो मल्टीपल सॉकेट जोड़कर उसमें अगर हम कई यंत्र बिजली के चला रहे होते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाले पैकिंग पेपर, पटाखे, ये भी आग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कहीं पर अगर भंडार गृह में जो पैकिंग पेपर होते हैं वो स्टोर हैं और अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी ने जलती हुई वस्तु वहाँ पर फेंक दी है, तो भी आग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पटाखों के गोदाम में आग बहुत तीव्रता से लगती है क्योंकि वहाँ पर जो विस्फोटक पदार्थ, बारूद वगैरह होती है, वह स्टोर होती है और थोड़ी सी भी लापरवाही के कारण वहाँ पर आग तीव्रता से लगती है। असावधानी पूर्वक धूम्रपान का व्यवहार, अर्थात जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं वह जलती हुई माचिस की तीली या जलती हुई सिगरेट, बीड़ी को अगर इधर उधर फेंक देते हैं और वह बीड़ी या सिगरेट या माचिस की तीली किसी ऐसी जगह पर पड़ जाती है जो शीघ्रता से आग पकड़ लेती है, तो आग की जो प्रवृत्ति है वह आग जो है वह तीव्रता से बढ़ती है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो घरेलू आग या जो बाज़ारों में आग या किसी जो हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं उनमें लगने वाली आग को देखा, परंतु वन क्षेत्रों में भी आग लगने के अपने अपने अलग कारण हैं। वन क्षेत्रों में जो आग होती है, कभी कभी ये जो अब वजह होती हैं कि कोई धूम्रपान की स्थिति है या किसी ने जलती हुई तीली छोड़ दी है, ये स्थितियां तो होती ही हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाती है। जैसे जो हमारे बांस के वृक्ष होते हैं, तेज हवा में आपस में जब ये रगड़ते हैं या घिसते हैं तो उसकी वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे भी आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आकाशीय बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने से जो ईंधन होता है वह आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे ये आग पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अत्यधिक गर्मी से कुछ जो हमारे वृक्ष हैं, जैसे चीड़ है, बांस हैं, ये अत्यधिक गर्मी की वजह से भी अपने आप आग पकड़ लेते हैं। मानवीय भूल का अर्थ है जैसे लोग जो हैं वो पर्यटन के लिए वन में जाते हैं और वहाँ पर खाना पकाया और भूल बस कोई भी माचिस की तीली या जलती हुई सामग्री वहीं पर छोड़ दी। तेज हवा से वह सामग्री या जो जलता हुआ ईंधन है वह दूसरे स्थान पर पहुँच गया और उसने आग पकड़ ली, या किसी ने बीड़ी सिगरेट जो है जलती हुई छोड़ दी और वह ऐसे स्थान पर गिर गई जहाँ पर तीव्रता से आग पकड़ ली, तो इसकी वजह से भी आग जो है आग पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। मानवीय क्षेत्र के निकट किसी भी प्रकार के विस्फोट होने से जो तेल का टैंकर है कभी कभी वह फट जाता है वन क्षेत्र के निकट, या कोई अन्य विस्फोट किया जाता है, उसकी वजह से भी वन क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं वह आग पकड़ लेते हैं और आग विकराल रूप धारण कर लेती है। आग से होने वाली हानियाँ क्या होती हैं? इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है, वन समाप्त हो जाते हैं। इमारती लकड़ी जो कि वन क्षेत्र में लकड़ी प्रयोग होती है घर को बनाने के लिए, वे लकड़ी के पूरे जो वन होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। वनों का समाप्त होना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो आग पकड़ने की वजह से पूरे के पूरे वन संपदा नष्ट हो जाती है। वन्य जीवों की मृत्यु, क्योंकि जो वन्य जीव होते हैं वो वन में ही रहते हैं और आग लगने के कारण उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, या कभी कभी उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता है और वह उसी आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं।
जैव विविधता को हानि। जैव विविधता का अर्थ है कि हमारा जो वन क्षेत्र होता है उसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, अनेक प्रकार के वृक्ष, दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष, फूलों के वृक्ष, फलों के वृक्ष होते हैं। तो जब आग हमारी लगती है तो जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। कभी कभी तो जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो ही पूरी नष्ट हो जाती हैं। पर्यावरण का प्रदूषित होना, क्योंकि जब भी आग लगती है उससे कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं या हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसमें विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि तीव्रता से उस क्षेत्र में फैल जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वायु प्रदूषण के कारण जो उस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो श्वास संबंधी रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। वन क्षेत्र के आदिवासियों की बस्तियों का नष्ट होना, अर्थात जो वन क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, कभी कभी जन की हानि भी होती है और कभी कभी उनकी पूरी की पूरी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे उनके पास रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने रोजगार के लिए या अपने खाने पीने के लिए पूर्णतया वनों पर ही निर्भर होते हैं। तो वनों के नष्ट हो जाने से भी उनको रोजगार का संकट और साथ ही साथ जीविका का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि अनेक प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसके कारण जलवायु भी प्रदूषित हो जाती है या परिवर्तन उसमें आने लगता है कि गर्मी ना होते हुए भी, चूँकि आग जो है वह दाह उत्पन्न करती है या गर्मी उत्पन्न करती है, तो उस मौसम में गर्मी ना होते हुए भी जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको गर्मी का अनुभव होता है। मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है, क्योंकि आग लगने से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश होने की वजह से मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है और जिसकी वजह से कभी कभी भूस्खलन की संभावनाएं भी उस क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में व्यतिक्रम आना। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ होता है हमारा जो प्रकृति होती है उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे रहते हैं और ये अपना आवास उसी तंत्र में, उसी स्थान पर बनाए रखते हैं। यानी प्रकृति में तरह तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक घासें होती हैं और ये सभी लोग वहाँ पर रहते हैं और अपने जो भोजन के लिए उसी क्षेत्र के जो खाद्य श्रृंखला है उस पर निर्भर भी रहते हैं। आग से बचाव कैसे कर सकते हैं? आग से बचाव के लिए यदि ये घर में आग लगती है तो हमें सबसे पहले किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को आग से बचाव के लिए हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके या छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम आग को बढ़ने से या लगने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए और यदि रखना है या किसी भी परिस्थिति में हमें रखना पड़ रहा है तो उसको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। घर में आग बुझाने वाले सिलेंडर को अवश्य रखना चाहिए तथा सभी सदस्यों को इसका प्रयोग भी आना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा बिजली के जो बोर्ड्स हैं, स्विचेस हैं और गैस सिलेंडर हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ जब भी हम घर में प्रवेश करें तो हमें एक जो सावधानी है ये ज़रूर रखनी चाहिए कि कहीं गैस का रिसाव तो नहीं हुआ है। इसको जब हम लोग इससे सुनिश्चित हो जाएं कि किसी भी प्रकार का गैस रिसाव घर में नहीं है, तभी हमें कोई भी स्विच को ऑन करना चाहिए या कोई भी जलने वाली वस्तु को जलाना चाहिए। बिजली के एक सॉकेट से अनेक उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए, इससे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। आग लगने के कारणों को जानकर तत्काल जो आवश्यक कदम है उठाने चाहिए। यदि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है तो पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और आग लगते ही तुरंत हमें फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए ताकि समय पर दमकल के जो कर्मी हैं वह आग पर काबू पा सकें। आग लगने की घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को देनी चाहिए। यदि आग लग जाती है और उस स्थिति में हम फंस जाते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यदि कभी आग लगने की स्थिति में हम फंसे हैं और इमारत बहुमंजिला है तो कभी भी हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों का प्रयोग करके ही हमें नीचे की तरफ आना चाहिए। धुएं से अगर हम घिर जाते हैं या किसी भी रूप से चारों तरफ धुआं है तो हमें अपने जो नाक पर गीला रुमाल या तौलिया रख लेनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी कमरे में धुआं भर रहा है तो हमें जितनी भी कमरे की दरारें हैं या दरवाज़ों के नीचे, खिड़कियों के पास भीगे हुए चद्दर या भीगा हुआ तौलिया उसको लगा देना चाहिए ताकि कमरे में धुआं ना भर सके।
इसी के साथ जो भी धुआं होता है या जहरीली गैसें होती हैं, ये भारी होने के कारण ऊपर की तरफ जाती हैं। हमें हमेशा जब भी धुआं भर रहा है या जहरीली गैस बन रही है तो नीचे की तरफ बैठ जाना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। अपने घर और कार्यालय में जो स्मोक डिटेक्टर या जो धुआं जिनसे पहचाना जा सकता है वह अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आपको अगर जरा भी कहीं पर आग लगने की संभावना होती है तो उससे जो आग से धुआं उत्पन्न होता है वह धुआं डिटेक्टर से पहचाना जा सके। वनों में लगने वाली आग पर कैसे नियंत्रण करेंगे, ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि घरेलू अगर आग लग जाती है तो हमें कैसे नियंत्रण करना है, परंतु यदि वन में आग लग जाती है तो उसको हम लोग कैसे नियंत्रण करेंगे। हालांकि वनों में लगने वाली आग इतनी विकराल होती है कि उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है, परंतु फिर भी कुछ छोटे प्रयासों के द्वारा हम उसको कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। वनों में लगने वाली जो आग है उसको रोकने के लिए जो कूड़ा कचरा है उसको समय समय पर जलाते रहना चाहिए, परंतु यह कूड़ा कचरा सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस समय बहुत तीव्र हवा ना चल रही हो, और जब तक कूड़े की आग पूरी तरीके से ना बुझ जाए, जो व्यक्ति कूड़ा जला रहा है उसको उस स्थान से नहीं हटना चाहिए। ईंधन को वन में एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही लकड़ियां कटती हैं या वनों की कटाई होती है, तुरंत ही जो माल है या जो लकड़ियां हैं उसको वन क्षेत्र से हटा देना चाहिए। वनों में जो बनाए जाने वाले मकान हैं वो अग्निरोधी होने चाहिए, यानी उन जो भी अगर वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके मकानों को अग्निरोधी बनाया जाना चाहिए। वनों के जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं या अति संवेदनशील क्षेत्र जो होते हैं उनकी देखभाल कुशल कर्मचारियों की देखरेख में होनी चाहिए, यानी उन पर जो वहाँ पर जो कर्मचारी हों वो ट्रेंड हो और उन्हें आग पर काबू पाने का अनुभव हो, ऐसे लोगों की नियुक्ति वहाँ पर होनी चाहिए। जो वन्य कानून है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यानी जो भी वन से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं कि आप जब वन में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से आपको वनों की सुरक्षा का ख्याल रखना है, इस तरीके के कानूनों को सख्ती से निभाना चाहिए। साथ ही साथ इनका कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पर्यटकों को अनुशासित पर्यटन के लाभ से अवगत कराया जाना चाहिए, यानी जो भी वन क्षेत्र में घूमने आने वाले लोग हैं उनको किस प्रकार से अनुशासित रहना है यह भी बताना चाहिए, ताकि उनकी छोटी सी लापरवाही कभी कभी संपूर्ण क्षेत्र के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। इस प्रकार से आज हमने सूखा आपदा, भूस्खलन आपदा और आग आपदा के बारे में अध्ययन किया। यह अध्याय का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है।